नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर हम हाजिर हैं न्यूज नाइट में। चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या गुजरात का या फिर दिल्ली नगर निगम का, सबकी निगाहें अब परिणामों पर टिक गई हैं। ऐसे में आज कई टीवी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। ये परिणाम तो नहीं है, लेकिन कई संकेत दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं बताएंगे आपको। साथ में बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है G20 की बैठकों में, क्या मिल रहे हैं संकेत, क्या हुआ आज सर्वदलीय बैठक में। जर्मनी की विदेश मंत्री ने चीन को लेकर दिल्ली में आखिर क्या कहा, बताएंगे आपको। साथ में होगी दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं प्रकाश दास और शुरुआत सुर्खियों के साथ। गुजरात में दूसरे चरण के तहत 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान का काम पूरा। शाम 5 बजे तक करीब 59% पड़े वोट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार इसुद्दीन गढ़वी समेत 833 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद। शांतिपूर्ण रहा मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानिप में की वोटिंग। लोकतंत्र की मजबूती में चुनाव आयोग की भूमिका को बताया सराहनीय। पीएम की मां और परिवार के बाकी सदस्यों ने भी डाले वोट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारायणपुरा में, तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिलाज में डाला वोट। मतदान के बाद जारी हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को बढ़त। दोनों ही राज्यों में बन सकती है बीजेपी की सरकार। गुजरात में ज्यादातर चैनलों ने बीजेपी को दी भारी बढ़त, तो हिमाचल में कांटे की टक्कर में बीजेपी कांग्रेस से आगे। दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर। पीएम मोदी ने की दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक की शुरुआत। पार्टी संगठन के साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा। पीएम ने बताया देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभर रहा। G20 सम्मेलन पर अगले 1 साल की रूपरेखा तय करने के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। कई केंद्रीय मंत्रियों और तमाम राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने लिया हिस्सा। उदयपुर में जारी G20 के शेरपाओं की बैठक के दूसरे दिन डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प। तमाम देशों के शेरपाओं ने बांधे राजस्थानी साफे, स्थानीय खाने का लिया आनंद। पिछोला लेक पर की चाय पर चर्चा। भारत दौरे पर आई जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता। आपसी संबंधों और वैश्विक मुद्दों के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता, यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति जैसे मसलों पर हुई बात। दोनों देशों में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हुए हस्ताक्षर। पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता। राज्य सरकार को लगाई फटकार, कहा दर्ज हो रही है केवल FIR, जबकि जगह जगह पर चल रही है इस तरह की अवैध शराब भट्टियां। पंजाब सरकार ने इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उनसे मांगा विस्तृत हलफनामा। फीफा विश्व कप में आज ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से। दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के इरादे से उतरेंगी मैदान में। जापान का क्रोएशिया से होगा सामना। और सबसे पहले बात गुजरात के दूसरे चरण के मतदान की। तो दूसरे और अंतिम चरण की 93 सीटों पर आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया।
इस चरण में अहमदाबाद, वडोदरा और गांधीनगर सहित 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। अभी तक का आंकड़ा ये बताता है कि मतदान करीब 59% के आसपास हुआ है, जो बढ़ सकता है, जबकि अगले चरण में मतदान प्रतिशत का इससे पहले 63% था। और इसी के साथ गुजरात की कुल 182 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है, जो 8 दिसंबर को खुलेगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को वोट डाले गए। राज्य की 14 जिलों की 93 सीटों पर निष्पक्ष मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें नजर आ रही थी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद के रानीप में अपना वोट डाला। पीएम को निशान पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर सुबह 9 बजे देखा गया, जहां वे कतार में लगकर अपने वोट डालने की बारी का इंतजार कर रहे थे। पीएम इसके बाद वोट करते ही सड़क पर पैदल ही निकल पड़े और लोगों को स्याही लगी उंगली दिखाई। मतदान के बाद पीएम मोदी ने अपने भाई के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद पीएम मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र का यह उत्सव है, इसे मतदाताओं ने उमंग के साथ मनाया। मैं इसके लिए अभिनंदन करता हूं। मैं चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे विश्व में भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़े, इस प्रकार से चुनाव का संचालन करने की महान परंपरा विकसित की है। गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली के मतदाताओं ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया। मैं लोकतंत्र के उत्सव के लिए देश के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन मोदी ने भी गांधीनगर स्थित रायसन प्राइमरी स्कूल में मतदान किया। हीराबेन व्हीलचेयर पर मतदान केंद्र पर पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई सोमा मोदी ने अहमदाबाद में वोट डाला। उधर लोकतंत्र के इस महापर्व में कई दिग्गजों ने मतदान कर लोकतंत्र के प्रति अपने पावन कर्तव्य निभाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह परिवार के साथ अहमदाबाद में वोट डालने पहुंचे। उनके साथ पत्नी सोनल शाह, बेटे और बीसीसीआई के सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और उनकी पत्नी भी गुजरात के इस महापर्व में मतदाता की हैसियत से पहुंचे। उन्होंने अहमदाबाद में मतदान किया। गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी दूसरे चरण के लिए शिलाज अनुपम स्कूल स्थित पोलिंग बूथ 95 में अपना वोट डाला। राज्य के मुख्यमंत्री और घाटलोडिया से चुनावी समर में उतरे भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद स्थित शिलाज अनूप स्कूल में मतदान किया। पाटीदार नेता और विरमगाम से भाजपा प्रत्याशी हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद के चंद्रनगर प्राथमिक विद्यालय में अपना वोट डाला। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह सोलंकी ने बोटाड में अपना वोट डाला। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अहमदाबाद में मतदान किया। वडोदरा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर नयन मोंगिया ने भी अपना मतदान किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज 93 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इनमें अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा और बोटाद समेत 14 जिले शामिल हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं ने सुबह से ही उत्साह दिखाया। हम देश की विकास और सुरक्षा के लिए वोट देने आए हैं और हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे लिए बहुत अच्छा काम करे और हमें जिन पे विश्वास है हमने उन्हें वोट दिया है। ये फर्स्ट टाइम वोट डाला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई सालों से हम इसी की राह देख के खड़े होते हैं कि कब हम भी ये करें, वो करें, देश के लिए कुछ करें और सही जो है, जो सही है, जो विकास के लिए योग्य है, उसे हम सत्ता में लाए। मतदान के दौरान आनंद में अंकलाव विधानसभा क्षेत्र के केशवपुरा मतदान केंद्र पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर झड़प की भी खबर आई, जिसे पुलिस ने समय रहते नियंत्रण में ले लिया। हालांकि इसके अलावा राज्य की सभी 93 विधानसभा सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किए गए थे। वोटिंग के साथ ही दूसरे चरण में घाटलोडिया से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विरमगाम से पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और गांधीनगर दक्षिण सीट से अल्पेश ठाकुर समेत कई दिग्गजों की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं 5 राज्यों में 6 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी आज मतदान संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर और खतौली विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वहीं ओडिशा की पद्मपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए भी वोट डाले गए। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पार्टी उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य मुकाबले में हैं और ये सीट समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह के निधन के कारण रिक्त हुई है। रामपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई है। उन्हें नफरत फैलाने वाले भाषण के एक मामले में दोषी पाया गया है। इस सीट पर भाजपा के आकाश सक्सेना और समाजवादी पार्टी के असीम रजा सहित कुल 10 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट भाजपा के विधायक विक्रम सिंह सैनी को 2 वर्ष की सजा होने के कारण रिक्त हुई है। उन्हें 2013 में हुए दंगे के एक मामले में दोषी पाया गया है। यहां से भाजपा ने राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मदन भैया राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। और इसके अलावा कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव नहीं लड़ रही है। तो चुनावों की गहमागहमी है और आंकड़े भी लगातार आ रहे हैं और ये आंकड़े एग्जिट पोल के तहत कई संकेत भी दे रहे हैं। ये संकेत क्या है? ये संकेत साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि गुजरात में एक बड़ी बढ़त भाजपा को मिल रही है और ये संकेत ये भी बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में काफी कांटे की लड़ाई है, लेकिन बढ़त भाजपा के साथ है। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आखिर इन आंकड़ों को उनका मतलब क्या है? क्या किसी स्पष्ट नतीजे की ओर ये संकेत करते हैं? जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद, जब इस पे हम चर्चा करेंगे अपने तमाम विशेषज्ञों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत अन्य देशों के लिए एक रोल मॉडल है। 2 दिवसीय भारत दौरे पर आई जर्मनी की विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक ने सोमवार को नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच
प्रगाढ़ संबंधों का लंबा इतिहास है और दोनों देशों के बीच 2 दशक से भी पुरानी रणनीतिक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता, यूक्रेन में जारी संघर्ष, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। Germany is our largest partner in the EU. I think we both recognize that the business climate today, the business enthusiasm today is very much stronger. On a broader scale, I think both of us spent time talking about how to create more reliable and resilient supply chains. In the digital world, how to encourage more trust and transparency. I think we have a common interest, India and Germany, in ensuring not just a stronger global economy, but also more secure global economy. भारत और जर्मनी के बीच व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी से जुड़े एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी की विदेश मंत्री ने खुशी जताई कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु संकट से निपटने पर विशेष फोकस है। I am especially delighted that India, during its G20 presidency with the motto "One Earth, One Family, One Future," is putting a special focus on containing the climate crisis, thus highlighting our common responsibility when it comes to climate change. As industrialized nations, the G20 are not only responsible for 80% of global emissions, they are also responsible for a major part of climate-induced damage, also climate-induced damage that is still to come. गौरतलब है कि यूरोपीय संघ में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी की विदेश मंत्री की भारत यात्रा से आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक समेत तमाम क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और अब जानते हैं कि 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता भारत संभाल चुका है और सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनकी रूपरेखा क्या होगी, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा जारी है। उदयपुर में G20 की शेरपाओं की बैठक में क्या रहा आज का अपडेट, बताते हैं आपको। G20 सम्मेलन का कार्यक्रम तय करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, द्रमुक अध्यक्ष MK स्टालिन, बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक सहित प्रमुख दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए गौरव की बात है और इसे लेकर सभी प्रतिनिधियों ने एक सुर में भारत के बढ़ते कद की तारीफ की। 1 वर्ष तक G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना प्रत्येक बैठक में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को कार्य रूप देने की है, जिसका मूल मंत्र है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 सम्मेलन के तहत अगले 1 साल तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। भारत 1 दिसंबर से औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल चुका है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। G20 शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन दिल्ली में अगले साल 9 और 10 सितंबर को होगा। भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु संबंधी गतिविधियों जैसे मुद्दों को उठाएगा। भारत की G20 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े महत्वपूर्ण समय में हो रही है। विशेष रूप से यह जरूरी है कि विश्व के नेता उचित मुद्दों, विशेष रूप से विश्व के वंचित वर्ग के लोगों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। G20 विश्व के 20 प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के अंतर सरकारी मंच है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद की भावना बखूबी दिखी। वे पहले भी राज्य सरकारों से G20 से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर रुके, छोटे से ब्रेक लिया, बने रहे हमारे साथ। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC.
हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और आपको दिखाते हैं G20 से जुड़ी कुछ और खबरें। और उदयपुर में G20 के शेरपाओं की बैठक का आज दूसरा दिन रहा। तमाम मसलों के अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा आगे बढ़ी, तो साथ ही तमाम देशों के शेरपाओं ने भारतीय संस्कृति के रंग देखे। इन लोगों ने न केवल राजस्थानी साफे बांधे बल्कि स्थानीय खाने का आनंद भी लिया। उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक के दौरान डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा कार्य पर समूहों के साथ तकनीकी परिवर्तन पर चर्चा हुई। सभी G20 शेरपाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी के बीच विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और रचनात्मक चर्चा हुई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि इस साल G20 की बैठक नवाचार को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगी। We'll talk about prevention, preparedness and response for health emergencies, digital health for universal access and improved service delivery, and strengthening cooperation for vaccine therapeutics and diagnostics. These are all the issues we brought out in our issue notes, and on education issue note we brought out foundational literacy and numeracy, strengthening research and innovation, tech-enabled learning, and the future of work, which is very critical. And on the culture side, we've talked about protection and restitution of cultural property, culture for sustainable living, creating economy, and how do you leverage information communication technology for preservation of culture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि मौजूदा चुनौतियां केवल उम्मीद और सद्भाव से ही हल की जा सकती हैं। अमिताभ कांत ने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में भारत लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर देगा। डिजिटल इकोनॉमी, we've focused on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods, and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is
to our mind will be very critical in the digital economy of tomorrow. यहाँ विदेशी मेहमानों ने पारंपरिक भारतीय जैकेट और पगड़ी में राजस्थान का अनुभव लिया। Amazing, amazing. I don't think I've ever had that much cloth around my head, and it feels interesting. And I haven't seen even what I look like. We really want to thank the Indian presidency, Rajasthan authorities, because they are making us feel so welcome, including letting us wear your beautiful clothes after having given us such a warm welcome. It's been quite enlightening. I think having a bit of cultural diplomacy in the G20 is very important to foster understanding. पूर्व विदेश सचिव और मुख्य संयोजक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि इस मंच से भारत अपनी सॉफ्ट पावर दुनिया को दिखा रहा है। Our objectives, of course, are to place our narrative on the global agenda. That is the first objective, is that what are our priorities should become global priorities. That is a substantive part of it. But we also want the presidency, India's presidency of the G20, to be able to highlight India's developmental achievements, India's tourism potential, India's cultural heritage and diversity. And what you see is part of that. भारत की G20 की अध्यक्षता के 5 प्रमुख फोकस क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत हुई। तकनीकी परिवर्तन और पर्यावरण के लिए हरित विकास और जीवन शैली पर पहले 2 सत्रों के अलावा वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां पर एक संवाद और G20 सदस्य देशों के बीच एक अनौपचारिक चाय पर चर्चा का भी आयोजन किया गया। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग जैसे विभाजनकारी मुद्दे आज की बहस में जरूर उठे, पर भारत का फोकस दुनिया जिन बड़ी चुनौतियों और समस्याओं से जूझ रही है, उनके समाधान के लिए एक संयुक्त प्रयास पे था। भारत ने दुनिया की इन 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को एक बार फिर संदेश दिया कि भारत चाहेगा कि उसकी G20 की अध्यक्षता के दौरान ये 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं G20 एक क्रिया उन्मुख और निर्णायक अप्रोच अपनाए। कैमरामैन वाईके लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, उदयपुर। और G20 सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक उदयपुर में जारी है। इस दौरान वहां पर अद्भुत कला का भी प्रदर्शन किया गया। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने कलाकार राजेश वैष्णव के साथ खास बातचीत की। इसको क्या कहते हैं और ये कैसे यूनिक है? मतलब पानी में आप कैसे इसको बनाते हैं? पानी के ऊपर ये पहले जल को स्थिर करते हैं। स्थिर करने के बाद स्टोन मिनरल जो कोल पाउडर है और ये सॉप स्टोन है, वाइट जिंक है, ये सभी मिक्स करके हम फ्री स्टाइल बैकग्राउंड बनाते हैं। उसके बाद ये स्टेंसिल्स स्वयं के बने हुए उनको फिगर जो कृष्ण जी के अलग अलग झांकी बनाते हैं। 18 पीढ़ी हो गई हमें बनाते हुए। अच्छा, 18 पीढ़ी हो गई? 18 पीढ़ी में मैं हूँ। तो क्या बचपन से इसको देखते हैं हमारे पिताजी, आगे से आगे हमारा जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमें मतलब गाइड किया। जो बचपन से ही हम सभी मतलब बाल रूप में हम इस कला को सीखते हैं। बाकी बहुत हार्ड कला है। तो ये क्या यहाँ की राजस्थान की स्पेसिफिक है कि भारत के किसी और कोनों में भी पाई जाती है? ये सर गोकुल मुद्रा में बनती थी, लेकिन वहाँ कभी सुना था 40-50 साल पहले बनती, लेकिन यहाँ अपने हमारा उदयपुर ठाकुर जी का मंदिर है गोवर्धननाथ जी का, वहाँ करीब 500 साल से ये झांकी बनती है। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं। मान लीजिए मुझे ये लेके जानी हो या किसी को खरीदनी हो तो वो कैसे ले? ये पेंटिंग जो है ना खाली देखने की, ओनली फॉर प्रदर्शनी एग्जीबिशन है। खाली देखने से सबको बड़े सुंदर लगती है, अद्भुत कला, और हमें प्रसन्नता होती। ले जा तो सकते नहीं क्योंकि पानी में है तो हिल डुल के डैमेज हो जाएगी। जी हाँ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक की आज शुरुआत की। बैठक में पार्टी संगठन के साथ ही आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर चर्चा हुई। पीएम ने बताया देश विदेश में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत उभर रहा है। गुजरात के चुनाव खत्म होते ही बीजेपी अपने चुनावों की तैयारी और संगठन की मजबूती में जुट गई है। सोमवार को एक ओर जहां गुजरात में दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन की बैठक की शुरुआत हुई। बैठक का उद्घाटन किया खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बैठक में पार्टी और चुनावों से जुड़े तमाम मसलों पर चर्चा हो रही है। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की चर्चा की कि देश विश्व में कैसे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरा। इन विषयों की भी चर्चा हुई। विगत वर्षों में
देश कैसे एक आर्थिक शक्ति बनकर विश्व में उभरा है। देश की इस चुनौती के समय भी, जब पूरे दुनिया में बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने है, कोविड का संकट था, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसके बाद भी भारत एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर के आई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श हो रहा है। आगे आने वाले राज्य विधानसभा चुनावों, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के साथ ही विभिन्न संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने तमाम मसलों पर बात रखी। G20 का नेतृत्व, ये विषय प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का विषय है। यह अवसर है भारत भारतीयता और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने का, और G20 में प्रत्येक नागरिक नूतनता के साथ उनकी भागीदारी हो, इस बात का भी आग्रह हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक मिलन का प्रयोग, एक नया प्रयोग देश के अंदर चल रहा है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा पार्टी की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शिरकत कर रहे हैं। दरअसल पार्टी के तमाम नेता साल भर संगठनात्मक कार्यों में लगे रहते हैं और ये बैठक जायजा लेने की कवायद के तौर पर काम करेगी। पार्टी ने 2019 लोकसभा चुनावों में हारी हुई सीटों पर अपने वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया है ताकि 2024 के चुनावों में जीत हासिल की जा सके। गौरतलब है कि अगले साल यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे तमाम राज्यों में चुनाव होना है। माना जा रहा है कि इन चुनावों को लेकर भाजपा ने अभी से अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग्स और नकली शराब के बढ़ते चलन पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि ये लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। हालात यह है कि पंजाब के हर मोहल्ले में शराब की भट्टी है। अगर कोई पड़ोसी देश भारत को खत्म करना चाहता है तो उसके लिए युवाओं को इस जाल में फंसाकर ऐसा करना बहुत आसान है। जस्टिस एम.आर. शाह ने यह कहा कि अगर कहीं पर शराब की अवैध भट्टी पाई जाती है तो क्षेत्र के पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों में केवल एफआईआर दर्ज की जा रही है, जबकि जगह जगह इस तरह के अवैध शराब भट्टियां चल रही हैं। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ हर्जाना वसूलना ही एकमात्र समाधान नहीं है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से इसको रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने को कहा। अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि गुजरात और हिमाचल के विधानसभा चुनावों को लेकर जो तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो क्या तस्वीर सामने रख रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत न्यूज नाइट में।
मतदान के बाद जारी हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को साफ तौर पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और एग्जिट पोल की माने तो दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बन सकती है। गुजरात में ज्यादातर चैनलों ने बीजेपी को भारी बढ़त दी है तो हिमाचल में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से आगे है। खास बात यह है कि दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी मुकाबले से बाहर दिख रही है और यह आंकड़ों में भी साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। ये तमाम चैनलों के एग्जिट पोल हैं और ये साफ तौर पर ये हिमाचल का आप यह आंकड़ा देखें, इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि काफी करीबी मुकाबला है, लेकिन भाजपा को ज्यादातर चैनलों ने स्पष्ट तौर पर आगे बताया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ के नतीजों पर सबकी ज्यादा नजरें होंगी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि यहाँ जो गैप या कहें जो फासला है दोनों पार्टियों मुख्य पार्टियों के बीच में वो बेहद कम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो दावे थे वो बिल्कुल धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश में भी और गुजरात में भी। वहीं हम देखिए अन्यों के खाते में खासकर कई हम देख रहे हैं चैनलों ने काफी सीटें दी हैं जो आम आदमी पार्टी के मुकाबले काफी बेहतर कही जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और गुजरात का ये आप आंकड़ा देखें, यहां भी आप देख सकते हैं भाजपा को भारी बढ़त है। 140, 145, 148, 130 तक के सीटें भाजपा को दी जा रही हैं और भाजपा का अब तक का ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता है। और आप वहीं कांग्रेस को देखें, पिछली बार कांग्रेस 77 सीटें कुल पाई थी, जबकि इस बार वो उसके आसपास भी नहीं जाती दिख रही है इन आंकड़ों के अनुसार। और भाजपा जो पिछली बार 99 सीटें उसके खाते में थी वो उससे काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा है राज्य में वो 127 सीटों का रहा है और इस बार ये आंकड़े बताते हैं कि भाजपा उस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है और जिस तरह का लक्ष्य भाजपा ने बनाया था कि 140 से 50 सीटें जीतने का, वो लक्ष्य भी इन आंकड़ों में पूरा होता हुआ फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है और हमारा विशेष कहता है गुजरात और हिमाचल एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त, और ये आंकड़ों में भी साफ तौर पर हमारे सामने है। हमारे साथ दो बेहद ही जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन आंकड़ों को बेहतर तौर पे समझाने के लिए। हमारे साथ शेखर अय्यर जी हैं और हमारे साथ अशोक टंडन साहब मौजूद हैं इन तमाम आंकड़ों पे बातचीत करने के लिए। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, गुजरात की बात निश्चित तौर पर सबसे पहले। गुजरात में जब भाजपा ने लक्ष्य बनाया था 140 से 150 का, तो कई हलकों में बात हुई थी कि क्या अब तक के अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन जो इतिहास में बीजेपी ने किया है, क्या उसको पार कर पाएगी, खासकर तब जब 27 सालों का वहां पे शासन रहा है तो एक सत्ता विरोधी रुझान पैदा होता ही है। देखिए, ये बात अब आम हो गई है और विपक्ष के सभी दल इस बात को मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव मशीनरी है, जो उनके अभियान का नेतृत्व जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करते हैं, और गुजरात क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, तो जिस प्रकार से चुनाव अभियान में पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंकी थी, उसका लक्ष्य केवल सत्ता को दोबारा से हासिल करना नहीं था। वो तो सब आंकड़े पहले से ही बता रहे थे, ओपिनियन पोल भी बता रहे थे, लेकिन इस बार लक्ष्य ये था कि पिछले सारे रिकॉर्ड आपने तो तोड़ने ही है। माधव सिंह सोलंकी ने कांग्रेस को जिस प्रकार से 149 सीट जितवाई थी एक बार, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ना है और वो इस बार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात भी लगभग तय थी, सभी विश्लेषक इस बात को मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत तो लेगी ही, लेकिन पिछले बार जिस प्रकार से उसका आंकड़ा 100 से नीचे रह गया था, उसको पार करते हुए उससे भी 2012 में चुनाव हुआ था, उसका भी एक बार ये रिकॉर्ड तोड़ना है। और उस ओर जिस प्रकार के एग्जिट पोल के रुझान दिखाई दे रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और शायद अब तक की सबसे बड़ी जीत इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। और उसमें देखिए एक चीज जो नई जुड़ रही है, जो मेरा ऐसा आंकलन है, वो नई चीज ये जुड़ रही है कि पिछले 8 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है,
भारत की जो साख बढ़ रही है विश्व में, भारत जिस तरह से एक दुनिया को नेतृत्व प्रदान कर रहा है, चाहे वो कोरोना के समय हमने औषधि के समय दिया, हमने दुनिया को योग दिया, तो भारत की जो छवि बढ़ी है वो उसका श्रेय गुजरात की जनता विशेष तौर से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देती है। और उनके विकास कार्यों के चलते ही गुजरात में अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी थी भी, उसको पूरी तरह से धो डाला है प्रधानमंत्री की खुद की छवि ने, और उनके केंद्र में भारत की छवि बनाने में जो काम किए हैं, जो योजनाएं हुई हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं, ये बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ऐसा ही जो नतीजे आएंगे उसमें ये प्रतिबिंबित होगा। शेखर अय्यर जी, इस बात की बड़ी चर्चा थी और मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में भी होगी। गुजरात में मुख्यमंत्री बदले गए, कैबिनेट पूरा बदल दिया गया, तो ये बात कही जा रही थी मीडिया में कि निश्चित तौर पर एक भाजपा छवि बदलने की कोशिश कर रही है, नए चेहरों के साथ जाने की कोशिश कर रही है। इसे भाजपा की रणनीति कहें या प्रधानमंत्री का जो करिश्माई व्यक्तित्व है, उन पर जो जनता का भरोसा है उसे कहें, डबल इंजन के नारे पर भरोसा कहें, या फिर नाकाम विपक्ष के वजह से यह जीत मिल रही है। ओम प्रकाश जी, जो चारों कारण आपने जो अभी गिनाया, मुझे लगता है ये सारे कारण उस पे हैं, लेकिन उससे सबसे ज्यादा, जैसे अशोक जी कह रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात से जो लगाव और गुजरात के जो जनता है, जो उनका प्रेम और उन पर पूरा विश्वास। अगर गुजरात का विकास जो हुआ उस कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भी, यहाँ दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार जो गुजरात के जो मुख्य जो विषय है उसमें प्रधानमंत्री की जो एक डायरेक्शन रही है, एक मार्गदर्शन रही है, वो बड़ा कारण है। दूसरी बात देखिए, कोई भी पार्टी अगर 27 साल सत्ता में है और लगातार आप रिपीट होते जा रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी इश्यूज आते हैं। और ज्यादातर अगर आप देखेंगे इस चुनाव में ये बात कही गई थी कि प्रधानमंत्री को लेकर बहुत बड़ी प्रो इनकम्बेंसी है, और जो स्थानीय मंत्री है, एमएलए है, कुछ एमएलए कुछ मंत्रियों के खिलाफ भी माहौल है, जिसके कारण आपने देखा जो पिछले साल एक सर्जिकल काइंड ऑफ ये किया गया, जिसमें आपने देखा मुख्यमंत्री बदले गए, नए नए मंत्री लाए गए, नए चेहरे लाए गए, और इस बार भी जब टिकटें दी गई थी उसमें कई नए चेहरे आए और कई सिटिंग एमएलए को भी ड्रॉप किया गया। और साथ में जो लगातार जो बातें जो सामने रखी गई लोगों के सामने, गुजरात के सामने, क्योंकि जो गुजरात की जनता की जो एटीट्यूड है, उनकी जो अपेक्षा है, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि इस बार हमने देखा कि आम आदमी पार्टी, जिसने पिछले चुनाव में पूरा डिपॉजिट खो गए थे सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने जो कांग्रेस की जो हालत है और कांग्रेस की जो विफलता कही है या लापरवाही कही है, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने बहुत अच्छी प्रदर्शन की थी, राहुल गांधी जैसे नेता सब जगह थे, लेकिन इस बार जिस तरह कांग्रेस ने मैदान से बड़ा डल कैंपेन किया है और उसको एडवांटेज लेते हुए जो आम आदमी पार्टी की जो वहां पे एक प्रकार से प्रवेश करना, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो रेवड़ी की बात जो प्रधानमंत्री ने किया था, फ्री पीस की जो बात किया था, उसका भी लोगों ने उसका रिजेक्ट किया है। वही एक प्रकार से मैसेज आ रहा है। शेखर अय्यर जी, आपसे ही सवाल कर रहा हूं, जो परंपरागत तौर पे जो समझ थी, अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सीटों और मत प्रतिशत के आंकड़े आ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि उन जगहों पर कांग्रेस ने काफी नुकसान इस बार झेल रही है, झेल सकती है। मसलन आदिवासी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के जो ग्रामीण इलाके हैं उन इलाकों में, ऐसे जगहों पे जो सालों से कांग्रेस का एक तरह से गढ़ रहा है, वहां पे भारी नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब यह कि वो आगे बढ़ना तो दूर, और अपने जो मजबूत इलाके थे उसको वो गंवा रही है। बिल्कुल, देखिए जो जिस इलाके में पिछले बार जीते थे, वो सौराष्ट्र हो या उत्तर गुजरात हो या आदिवासी इलाके हो, जिस तरह परफॉर्मेंस कांग्रेस की रही थी, देखिए कांग्रेस का हाईएस्ट परफॉर्मेंस 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से ही जो कांग्रेस का घट रहा था। लेकिन 2017 में पट्टीदार आंदोलन के बाद कांग्रेस ने एक बहुत कोशिश करके अपने फिगर को ले गए थे 77 तक, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था कांग्रेस को। लेकिन पिछले 5 साल कांग्रेस के नेतृत्व की जो दिशा और दशा बनी है, जिसके वजह से कई लोगों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और साथ में उनके जो वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल, उनका निर्धन, उसके बाद एक प्रकार से वैक्यूम वहां पे।
और सबसे बड़ी बात ओम प्रकाश जी, जिस समय चुनाव हो रहा है गुजरात में या हिमाचल में, उस समय राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को जोड़ने के जो एक सफर पे चल पड़े हैं, जिसकी वजह और जिसका जो डैमेज हुआ है कांग्रेस के कैडर्स के मोरल के ऊपर, हिमाचल में भी और गुजरात में भी, उसका भी एक बड़ा ये दिखाई दे रहा है कि आप पहले कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करेंगे फिर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव सामने है, आप चुनाव से भाग के और कुछ काम कर रहे हैं, आप सोच लीजिए अपना रैंक एंड फाइल का क्या हालत होगा। जी बिल्कुल अशोक जी, तमाम आंकड़े हैं और हम देख रहे हैं कि भारी बढ़त है, लेकिन मैं एक जो रिसर्च संस्था इन तमाम एग्जिट पोल में शामिल है, पी मार्क को, उसके आंकड़ों और पिछले 2017 के आंकड़े की अगर तुलना करूं तो मोटे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि भाजपा को सीटें तो बहुत ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन वोट प्रतिशत में कुछ नुकसान हो रहा है, जो फिलहाल 2% के आसपास दिखता है। यह नुकसान कांग्रेस को भी है, कांग्रेस को मत प्रतिशत का ज्यादा नुकसान हो रहा है, करीब 5-6% के आसपास, और 10 से 12% आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहे हैं, भले ही सीटों की संख्या जो भी हो। ये क्या परिदृश्य सामने रख रहा है? देखिए, गुजरात में बहुत लंबे समय से दो पार्टी का मुकाबला रहा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। अब बीच में जब ये आम आदमी पार्टी ने वहां पर कोशिश की है गुजरात में, तो स्वाभाविक था कि एक नया दल आया है तो उसको कुछ ना कुछ तो मत प्रतिशत मिलेगा। लेकिन ये सब विश्लेषक ये कह रहे थे कि कोशिश आम आदमी पार्टी की इस बार यही है कि वो कांग्रेस को किसी तरह से तीसरे स्थान पर धकेल सके, ताकि वो कांग्रेस का विकल्प बनकर गुजरात में दूसरे स्थान की पार्टी बन सके। तो उस में मैं समझता हूँ कुछ हद तक आम आदमी पार्टी सफल हुई है, क्योंकि जितना भी मत प्रतिशत आम आदमी पार्टी को मिल रहा है वो अधिकांश वो कांग्रेस के खाते में से ही निकल रहा है। और कांग्रेस की, जैसे शेखर कह रहे थे कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पूरे देश में एक बहुत ही ऐसी दयनीय स्थिति बनती जा रही है, तो वो उसकी जगह किसी ना किसी ने लेनी है, और वो आम आदमी लेने की कोशिश कर रही है। पंजाब में, दिल्ली में अभी वो उन्होंने कोशिश की थी, गुजरात में। तो जो परिस्थिति सामने आ रही है वोट प्रतिशत की, जैसे आपने कहा, तो अभी 46% वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी सीटों में इतनी ज्यादा संख्या जो दिखाई दे रही है, उसका कारण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोट का बंटना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो जब नतीजे सामने आएंगे तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि 40% मत लेने वाली पार्टी 150 से ज्यादा सीट कैसे ले गई, उसका कारण यही निकलेगा। लेकिन कांग्रेस को देखिए, ये बात सभी विश्लेषक कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने स्थिति को ठीक करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 साल से ज्यादा की पार्टी अगर एक व्यक्ति वाली पार्टी के सामने नहीं टिक पाएगी तो ये लोकतंत्र के लिए भी कोई बहुत ही एक अच्छी मिसाल पेश नहीं होने वाली है। आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति की पार्टी, वो कोई दल नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, तो ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये कांग्रेस को करनी पड़ेगी, और ये लंबे समय तक करनी पड़ेगी। और एक एक राज्य के चुनाव पर उनको निर्भर न रहते हुए राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आवश्यक है कांग्रेस में आत्मनिरीक्षण हो, आत्मचिंतन हो, और एक ही परिवार पर जो उनका कुल मिलाकर दारोमदार है उसको भी तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हिमाचल पे आते हैं अशोक जी, आप ही से सवाल करूंगा। हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं बीजेपी को बढ़त है, लेकिन कांग्रेस के भी आंकड़े बहुत दूर नहीं है, यानी फासला बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है फिलहाल। जो आंकड़े तमाम राज्यों की बात कर ले, कुछ एक न्यूज चैनल ने तो कांग्रेस को आगे बताया है, बल्कि क्या कहेंगे, क्या आपकी टिप्पणी होगी? देखिए, हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, वहां आमतौर पर एक टर्म के बाद सत्ता परिवर्तन होता रहा है, और लगातार कई हम पिछले चुनाव का अगर विश्लेषण करें तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस को हिमाचल में सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन उसके दो कारण दिखाई दे रहे हैं। एक तो वीरभद्र के बाद से कांग्रेस में कोई भी सक्षम नेतृत्व हिमाचल में नहीं आ पाया, और अंत तक भी कांग्रेस किसका चेहरा सामने रखे, इसको भी लेकर वहां पर बहुत समस्या रही, और संगठन भी कांग्रेस का काफी हद तक जो है वो बिगड़ चुका है। उसके बावजूद भी, क्योंकि छोटा राज्य है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो भी कांग्रेस अपने दम पर वहां
एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर तो दी है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सफल होंगे और कांग्रेस सत्ता में आ पाएगी, ये तो केवल परिणाम बताएंगे। लेकिन एक उम्मीद थी, जैसे हमने देखा पिछले बार उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की परिस्थिति थी, कांग्रेस चाह आ सकती थी वापस, लेकिन अंत में हमने देखा परिणाम इस प्रकार से आए कि कांग्रेस पिछड़ गई, और यही कुछ हाल लगता है हिमाचल में भी होता दिखाई दे। ठीक है, क्या आप मानेंगे शेखर साहब कि जो हिमाचल के इस वक्त के आंकड़े हैं वो भाजपा के लिए हल्के झटके की तरह तो है, खासकर तब जब कांग्रेस मुक्त का अभियान लगातार बीजेपी चला रही? बिल्कुल ओम प्रकाश जी, क्योंकि देखिए वहां पे 93 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, यानी 29 साल में रोटेशन ही हुआ है वहां पे, एक बार अगर बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, ऐसे ही चला है। और इस बार भी कई एंटी इनकम्पेंसी इश्यूज थे और इस चुनाव में कई चीजें जो हिमाचल के जो बुनियादी जो समस्या वगैरह है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है, वहां विकास को लेकर कई सवाल है, कई चैलेंजेस हैं, जिसको लेकर बड़ी बहस भी थी और इस बार पॉलिटिकल डिबेट भी उसी पर था। तो ये जाहिर था कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत कठिन चैलेंज था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप क्लोज फाइट देख रहे हैं और क्लोज फाइट की इंडिकेशन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की कैंपेन रहा हिमाचल में, जो डबल सरकार और मतलब डबल इंजन सरकार की, उसका भी बड़ा असर पड़ा। और यहां भी हिमाचल लोगों की, वोटर्स की जो प्राइम मिनिस्टर प्रति पूरा ट्रस्ट और उनके ऊपर एक लॉयल्टी, ये इसका भी एक असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर साहब आपका, और अशोक टंडन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर अब 8 तारीख तक निगाहें बनी रहेंगी जब तक अंतिम आंकड़े नहीं आ जाते। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सख्त ड्रेस कोड के खिलाफ महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद ईरान की नैतिकता पुलिस की इकाइयों को खत्म कर दिया गया है। ईरान की नैतिकता पुलिस की हिरासत में एक युवती की मीशा अमीनी की मौत के बाद ईरान में विरोध की आग ऐसी भड़की कि उसने दुनिया के कई और देशों को भी अपनी जद में ले लिया और अंततः ईरानी सरकार को अपने हक के लिए लड़ रही महिलाओं के आगे झुकना पड़ा है। महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ईरान की नैतिकता पुलिस को आखिरकार प्रदर्शनकारियों के आगे अपना सर झुकाना पड़ा है। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मुंतजारी ने कहा है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी दोनों इस मामले पर काम कर रहे हैं। ईरान की इस नैतिकता पुलिस को उसी सरकार ने हटाया है जिसने उसे लागू किया था। प्रदर्शन को रौंदने वाली इस नैतिक पुलिस को गश्त-ए-इरशाद नाम दिया गया था। इस पुलिस की नियुक्ति राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने की थी, जिसका उद्देश्य ईरान में हिजाब की संस्कृति को स्थापित करना और उसे बढ़ावा देना था। ईरान की नैतिकता पुलिस ईरान के पुलिस बल का ही हिस्सा थी और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निर्देशन में काम कर रही थी। हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की इस आग ने उस वक्त प्रचंड रूप धारण कर लिया जब 22 साल की कुर्दिश मूल की ईरानी युवती माशा अमीनी को पुलिस ने हिजाब के विरोध के कारण गिरफ्तार कर लिया और 3 दिन बाद मॉरलिटी पुलिस की हिरासत में उसकी मौत हो गई। कहा जा रहा है कि माशा अमीनी पुलिस की पिटाई के कारण सर पर लगी चोट के कारण कोमा में चली गई और बाद में उसकी मौत हो गई। माशा अमीनी की मौत ने मानव प्रदर्शनकारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया और विरोध प्रदर्शन ने पूरे ईरान को अपनी जद में ले लिया। ईरान के प्रमुख नेता अयातुल्ला अली खामनेई की भतीजी और जानी मानी एक्टिविस्ट फरीदा मुराद खानी ने विदेशी सरकारों से अपील की कि प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई और एक युवा प्रदर्शनकारी की निर्मम हत्या के कारण उन्हें तेहरान से सारे संबंध खत्म कर लेने चाहिए। दुनिया के आजाद लोगों, हमें समर्थन दो। युवाओं की हत्या करने वाली सरकार को समर्थन देना बंद करो। इस सरकार को ना तो अपनी धार्मिक मान्यताओं की जानकारी है और ना ही कानून की। ये सरकार केवल जोर जबरदस्ती से शासन करना चाहती है।
दुनिया के सभी प्रजातांत्रिक देशों को ईरान से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लेना चाहिए और आजादी की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए। खास बात यह है कि ईरान से उठी विरोध प्रदर्शन की ये आग पूरी दुनिया में फैल गई थी। ईरान में समाज के हर तबके के लोगों ने नैतिक पुलिस की क्रूरता और जबरदस्ती का विरोध किया था। 1979 की क्रांति के बाद ईरान में सरकार की नीतियों के खिलाफ होने वाला ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था, जिसने ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की सरकार की जड़ें हिला दी। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। उसी के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन आपको हम छोड़े जा रहे हैं देश भर की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। नमस्कार। राजस्व खुफिया निदेशालय इस साल 5 से 6 दिसंबर को अपना 65वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व खुफिया निदेशालय के कार्यों की सराहना की। वित्त मंत्री ने कहा कि तस्करी को रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अपराधों को हल करने में टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। नई दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पर आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा नियंत्रण के लिए प्रशिक्षण के अलावा बुनियादी सुविधा को भी बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि चाहे कोविड प्रबंधन की बात हो या प्राकृतिक आपदा की, भारत बेहतर तकनीक और बेहतर प्रबंधन के जरिए इस पर काबू पाने में कामयाब रहा है और कम से कम क्षति हो ये सुनिश्चित किया है। लोगों को डरा धमकाकर, प्रलोभन देकर और काला जादू और अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाने की अश्विनी उपाध्याय की मांग पर सुनवाई 12 दिसंबर के लिए टली। केंद्र ने राज्यों में उठाए गए कदमों की जानकारी देने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने एक बार फिर इसे गंभीर मामला मानते हुए कहा है कि अगर धर्म बदलने के लिए दान दिया जा रहा है तो फिर कोर्ट के दखल की जरूरत है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुद्दे पर केंद्र के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इससे पहले डीएमके की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संविधान संशोधन को नकार दिया गया था। गौरतलब है कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने सवर्ण वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था को न्याय संगत ठहराते हुए 103वें संविधान संशोधन को लेकर पैदा हुई भ्रम की स्थिति भी दूर कर दी थी। ताजमहल के बारे में